स्टार्ट करते हैं गाइड चैप्टर 78 के पार्ट 4 की वीडियो को। इस पार्ट में इंशाल्लाह कॉर्टिसोल की रेगुलेशन को, उसके सिंथेसिस वगैरह को डिस्कस करेंगे और फिर एंड में हम डिसऑर्डर्स को देखेंगे। सही हो के बाद सबसे पहले रेगुलेशन में आते हैं हमारे पास एसीटीएच। पहले हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ज़ोना ग्लोमेरुलोसा को एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट करती है। इसलिए हम कहते हैं कि एल्डोस्टेरोन जो कि ज़ोना ग्लोमेरुलोसा प्रोड्यूस करती है, एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करने में, उसको रेगुलेट करने में एंजियोटेंसिन का रोल है। सही के बाद जबकि जो बाकी दो लेयर्स थी आपकी एड्रेनल कॉर्टेक्स की, ज़ोना फेसिकुलाटा और ज़ोना रेटिकुलारिस, इन दोनों को स्टिमुलेट करती है एसीटीएच। ठीक है, तो चूंकि कॉर्टिसोल इन्हीं लेयर से प्रोड्यूस हो रहा है तो इसलिए हम कहते हैं कि कॉर्टिसोल को भी स्टिमुलेट करने में एसीटीएच का रोल है। तो कॉर्टिसोल एसीटीएच से रेगुलेट हो रही होती है। उसके अलावा जो एड्रिनल एंड्रोजेंस इन लेयर में बन रहे होते हैं, ये एड्रिनल एंड्रोजेंस भी एसीटीएच से ही स्टिमुलेट हो रहे होते हैं। सही के बाद तो ये तो बात बहुत सिंपल सी हो गई। एसीटीएच बेसिकली है क्या, उसकी केमिस्ट्री देखी जाए तो वो एक लार्ज पॉलीपेप्टाइड है जो कि 39 अमीनो एसिड पर कंसिस्ट कर रहा होता है। अलबत्ता अगर उसकी थोड़ी बहुत डाइजेशन हो जाए और वो छोटा रह जाए, 24 अमीनो एसिड का रह जाए, तो भी वो अपना काम पूरे तरीके से कर लेता है। ऑलराइट, आगे आते हैं हम एसीटीएच को फर्दर रेगुलेट कर रहा होता है आपके पास कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। जिस तरह हम अक्सर हार्मोन्स को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अक्सर हार्मोन्स के बारे में कहते हैं कि उनको फर्दर हाइपोथैलेमस का कोई ना कोई हार्मोन रेगुलेट कर रहा होता है, तो इसी तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला एसीटीएच, हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले सीआरएच यानी कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन या सीआरएफ कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, उसके इन्फ्लुएंस के अंडर होता है। सही के बाद ये कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर एक पेप्टाइड है जो कि 41 अमीनो एसिड का बना हुआ होता है बेसिकली क्या है, हाइपोथैलेमस में मौजूद पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है। इस पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में मौजूद न्यूरॉन्स सीआरएफ को प्रोड्यूस करते हैं और हाइपोथैलेमस के मीडियन एमिनेंस में इसको रिलीज कर देती है। ये लिखा है मीडियन एमिनेंस। ठीक है, मीडियन एमिनेंस से फिर आगे आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक ले जाने के लिए आपको पता है कैपिलरीज का एक सिस्टम होता है जिसको आप पोर्टल सिस्टम या हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। सही के बाद तो ये हाइपोथैलेमस से फॉर्म होने वाला कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर एसीटीएच को स्टिमुलेट कर देता है, एसीटीएच की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। डन। अच्छा जी, ये जो आपके पास हाइपोथैलेमस है ये किन चीज़ों के बेस पे सीआरएफ को बढ़ा रहा है, घटा रहा है? जाहिर सी बात है, अगर हम कहते हैं कॉर्टिसोल इज रेगुलेटेड बाय एसीटीएच एंड एसीटीएच इज फर्दर रेगुलेटेड बाय सीआरएफ, तो इसका मतलब है मेन रोल तो सीआरएफ रोल प्ले कर रहा है। तो अब सीआरएफ को आपके लिम्बिक सिस्टम से सिग्नल्स आ रहे होते हैं, लोअर ब्रेन से सिग्नल्स आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ जगह से सिग्नल्स को ले रहा होता है और उनके हिसाब से कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है ताकि उसी हिसाब से कॉर्टिसोल के सिक्रीशन को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सके। ऑलराइट, अच्छा अब देखो जी, सीआरएफ आ गया आपके पास यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी में, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू ये एसीटीएच की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा? तो यहाँ भी साइक्लिक एएमपी वाला सेकंड मैसेंजर सिस्टम यूज होता है, यानी कि सीआरएफ जिन सेल्स पे लगता है उन सेल्स में साइक्लिक एएमपी को बढ़ा देता है और साइक्लिक एएमपी बढ़ने की वजह से कुछ इस तरह की चेंजेस आती हैं कि एसीटीएच की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। तो ये हमने सीआरएफ को यानी कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर को डिटेल से देख लिया जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो एसीटीएच प्रोड्यूस हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, ये एसीटीएच आगे जाके कॉर्टिसोल में क्या काम कर रहा है? सीधी सी बात है, जब ये पहुंचेगा कॉर्टिसोल में, इसने भी कुछ ना कुछ मैकेनिज्म ऐसे करने के कॉर्टिसोल के अंदर ये एड्रिनल कॉर्टेक्स कहना था मैंने, जब ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में पहुंचेगा तो ये कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि ये कॉर्टिसोल के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। अब ये कॉर्टिसोल के प्रोडक्शन कैसे बढ़ाता है? ये भी साइक्लिक एएमपी वाला मैकेनिज्म ही यूज करता है, यानी कि एसीटीएच जिन सेल्स पे आके लगता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जिन सेल्स पे आके लगता है उनके अंदर सेकंड मैसेंजर सिस्टम वाले काम करवाता है, साइक्लिक एएमपी की तादाद बढ़ा देता है। जब साइक्लिक एएमपी ज़्यादा होती है तो प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो जाता है, जब प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होता है तो कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? उसका एक स्टेप होता है बेसिकली, कॉर्टिसोल एक स्टेरॉयड हार्मोन है ना, तो जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं या कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होने वाले हार्मोन होते हैं उनमें जो पहला स्टेप होता है वो होती है कोलेस्ट्रॉल की कन्वर्जन इनटू प्रेग्नेनोलोन। ठीक है, ये चाहे आपने प्रोजेस्टेरॉन बनाना हो, चाहे आपने कॉर्टिकोस्टेरॉन बनाना हो, चाहे आपने कॉर्टिसोल बनाना हो, पहला स्टेप हमेशा कॉर्टिसोल से प्रेग्नेनोलोन की फॉर्मेशन ही होगा और यही पहला स्टेप रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। अगर ये वाला स्टेप तेज हो गया तो समझ लो हार्मोन की फॉर्मेशन तेज हो जाएगी, अगर ये वाला स्टेप स्लो हो गया तो समझ लो हार्मोन की फॉर्मेशन स्लो हो जाएगी। सही होगी बात? तो ये जो मोहतरम एसीटीएच है ये इस इनिशियल स्टेप को तेज कर देते हैं, प्रोटीन काइनेज ए की वजह से इसको तेज कर देते हैं। जब ये वाला स्टेप तेज होता है तो कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो ये के बाद ना सिर्फ इस स्टेप को तेज कर रहे हैं बल्कि एसीटीएच हाइपरट्रॉफी भी करवा रही है उन सेल्स की जो कि कॉर्टिसोल फॉर्म करते हैं, प्रोलिफरेशन करवाती है यानी कि डिवीजन करवा रही है। तो मुख्तलिफ तरीकों से एसीटीएच जो होती है वो स्टिमुलेट कर रही होती है कॉर्टिसोल की फॉर्मेशन को। फिर के बाद कॉर्टिसोल को कौन स्टिमुलेट करता है? एसीटीएच। तो हमने कहा एसीटीएच इस रिएक्शन को तेज कर सकती है। एल्डोस्टेरोन को कौन स्टिमुलेट करता है? एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 भी इसी स्टेप को स्टिमुलेट करके एल्डोस्टेरोन की फॉर्मेशन को बढ़ाती है। सही के बाद यानी एल्डोस्टेरोन की फॉर्मेशन बढ़नी हो तो एंजियोटेंसिन 2 इस स्टेप को तेज करेगी, कॉर्टिसोल की फॉर्मेशन बढ़नी हो तो
ACTH इस स्टेप को तेज़ करेगी। अलबत्ता ये दोनों स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इसी स्टेप को तेज़ करके हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं दोनों की बात। तो यही रेट लिमिटिंग स्टेप है आपके कॉर्टिसोल की फॉर्मेशन में भी और एंजियोटेंसिन की फॉर्मेशन में भी, सॉरी एल्डोस्टेरोन की फॉर्मेशन में भी। थोड़ा सा बातों को रिलेट करके चलते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह ये जो हमने मैकेनिज्म पढ़े ना, साइक्लिक AMP, ये मैकेनिज्म भी याद कीजिएगा। पहले देखिएगा हाइपोथैलेमस से आने वाला CRF साइक्लिक AMP के थ्रू ACTH के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। फिर ACTH भी साइक्लिक AMP के थ्रू एड्रिनल कॉर्टेक्स को बढ़ाता है। इससे पहले थायराइड हार्मोन में भी हम इस तरह की बातें पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो। ये देखिएगा, ये हमने पढ़ा था थायराइड हार्मोन भी हमने कहा था कि यहाँ से आपके पास थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर आता है, ठीक है बात, TRH जिसको हम कहते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो यहाँ पे भी आपको याद होगा TRH एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में TSH की फॉर्मेशन को बढ़ा रहा था और फिर TSH आगे जाके थायराइड हार्मोन्स की फॉर्मेशन को बढ़ा रहा था। सिमिलर काम थे ना। तो यहाँ पे लेकिन हाइपोथैलेमस से आने वाला थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फॉस्फोलिपिड सेकंड मशीनरी सिस्टम यूज कर रहा था, साइक्लिक AMP नहीं यूज कर रहा था, फॉस्फोलिपिड वाला यूज कर रहा था। फिर आगे जो फॉस्फोलिपिड वाले मैकेनिज्म के थ्रू TSH की फॉर्मेशन बढ़ाता था। फिर ये TSH आगे जाकर थायराइड हार्मोन में क्या यूज करता था, साइक्लिक AMP। सही हो गई बात। तो यहाँ पे TRH फॉस्फोलाइपेज वाला सिस्टम यूज कर रहा है, TSH साइक्लिक AMP वाला मैसेज यूज कर रही है। यहाँ पे देखिएगा CRF साइक्लिक AMP यूज कर रहा है, आगे ACTH ये भी साइक्लिक AMP यूज कर रही है। सारे साइक्लिक AMP यूज कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे जो आपके पास थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो फॉस्फोलिपिड वाला सिस्टम यूज करता है। सही के बाद। तो ये बातें आपको थोड़ी सी रिलेट कर लेंगे तो समझना आसान हो जाएंगी। अच्छा, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस बात है, बेसिकली हमें ये समझनी है। ये तो बात पता चल गई कि हाइपोथैलेमस जो है ना वो रेगुलेट कर रहा होता है आपके पास सिक्रीशन को। एक और बात हम पढ़ चुके हैं कॉर्टिसोल के फंक्शंस में। कॉर्टिसोल जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखता है, स्ट्रेस में बड़ा अच्छा काम करता है। तो भाई इसका मतलब है जब बॉडी को स्ट्रेस हो तो कॉर्टिसोल की फॉर्मेशन बढ़ जानी चाहिए ना। वो कैसे बढ़ेगी, उसका सिस्टम है। जब बॉडी के ऊपर स्ट्रेस होता है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई पेन स्टिमुलाई होता है, कोई टिश्यू डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वहाँ पे पेन होगी। अब ये पेन के सिग्नल जाएंगे ब्रेन तक और ब्रेन के पास जाके ये इस हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे ताकि ज्यादा CRF बन सके, ज्यादा ACTH बन सके और ज्यादा कॉर्टिसोल की फॉर्मेशन हो सके। तो अल्टीमेटली पेन स्टिमुलाई कॉर्टिसोल की फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। इसी तरह की मेंटल स्ट्रेस हो, किसी इंसान को एंजाइटी हो या कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हो, तो मेंटल स्ट्रेस के अंदर भी अल्टीमेटली कॉर्टिसोल की फॉर्मेशन बढ़ती है। ठीक है, तो बॉडी में जब कुछ स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिसोल की फॉर्मेशन बढ़ जाती है, सिंपल। यहाँ पे फिर जिक्र कर रहे हैं वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। अक्सर हार्मोन्स का हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर बॉडी ब्लड के अंदर इंसुलिन का लेवल बढ़ गया तो जाहिर बात है फिर इंसुलिन की मजीद फॉर्मेशन कम हो जाएगी। ऐसे ही होता है ना, जब भी किसी हार्मोन का लेवल इंक्रीज करता है तो हम कहते हैं भाई मजीद हार्मोन ना बनाओ, उसको इनहिबिट करता है। ठीक, तो यही काम कॉर्टिसोल भी करता है। जब कॉर्टिसोल का लेवल ब्लड में ज़्यादा होता है तो वो जाके इनहिबिट करता है कि बस भाई थोड़ा ACTH बनाओ, मजीद कॉर्टिसोल बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा CRF बनाओ, मजीद बनाने की जरूरत नहीं है। तो कॉर्टिसोल आपके हाइपोथैलेमस को भी स्लो डाउन करता है और कॉर्टिसोल आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी स्लो डाउन करता है। तो कॉर्टिसोल का नेगेटिव फीडबैक जो है वो बस इस पूरे पैराग्राफ में ये ध्यान रखना है कि कॉर्टिसोल का नेगेटिव फीडबैक एंटीरियर पिट्यूटरी पे भी काम कर रहा है और हाइपोथैलेमस पे भी काम कर रहा है। आगे वो आती है हमारे पास समरी ऑफ कॉर्टिसोल कंट्रोल सिस्टम। इस समरी में बेसिकली वो इसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक तरफ हम देखते हैं जब भी बॉडी में स्ट्रेस होता है या कोई इस तरह की चीज होती है तो वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉर्टिसोल बन सके। सही के बाद दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इनहिबिट भी किया जा रहा है। तो अगर एक ही वक्त में कॉर्टिसोल ब्लड में ज्यादा भी हुआ हो और हम कहें कि जी स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा हो तो क्या होगा, मेन इन दोनों में से मेन जो फैक्टर होगा ना वो स्ट्रेस का फैक्टर है। समझो के बाद। तो अगर एक तरफ हाइपोथैलेमस को स्ट्रेस कह रहा है कि भाई कॉर्टिसोल ज्यादा बनाना है हमने, CRF ज्यादा बनाओ, दूसरी तरफ कॉर्टिसोल कह रहा है CRF कम बनाओ, तो हाइपोथैलेमस स्ट्रेस की बात मानेगा। तो जब भी बॉडी में स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस मेन रेगुलेटरी फैक्टर होता है और वो ओवरऑल CRF की फॉर्मेशन बढ़ा देता है, ACTH की फॉर्मेशन बढ़ा देता है और आपकी अल्टीमेटली कॉर्टिसोल की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो हार्मोन की सिक्रीशन है ना कॉर्टिसोल की, ये सर्केडियन रिदम के साथ भी चल रही होती है, यानी कि ये डे नाइट के साथ भी डिपेंड कर रही होती है। जिस तरह के हम देखते हैं मॉर्निंग टाइम में सुबह 7-8 बजे कॉर्टिसोल की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हुई हुई होती है और रात के टाइम में कॉर्टिसोल की फॉर्मेशन बहुत कम हुई हुई होती है। तो डॉक्टर को भी इस बात के बारे में पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। किस तरह की गड़बड़, देखो मिसाल के तौर पर ये नॉर्मल शो किया हुआ है। एक नॉर्मल बंदे में 8 बजे हम देख रहे हैं 20, ठीक है, यूनिट को भी गोली मारे माइक्रोग्राम पर ml 100 ml, 20 वैल्यू होती है 8 बजे कॉर्टिसोल की और 12 बजे देखो तो वैल्यू होती है 5। मिसाल ठीक होगी बात। अब मिसाल के तौर पे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब एक पेशेंट को चेक करते हैं 12 बजे, उसका लेवल आया 5। दूसरे पेशेंट को चेक किया सुबह 8 बजे, उसका लेवल आया 20। डॉक्टर साहब कहेंगे 20 तो बहुत हाई होते हो यार, ये तो इसके अंदर बहुत हाई कॉर्टिसोल हुआ है। तो नहीं डॉक्टर साहब, सुबह के टाइम वैसे ही कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है। अगर सुबह के टाइम 25 होगा तो आप कहोगे हाई है,
और अगर रात के टाइम 15 हुआ तो भी आप कहोगे हाई है। तो अगर आपको पता होगा इस सर्केडियन साइकिल का तो ही आप बता सकोगे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन कम है। वरना मिसाल के तौर पे आपने रात के 12 बजे एक पेशेंट का चेक किया और रात के 12 बजे उसका हुआ था 10, ठीक है, तो 12 बजे के हिसाब से ये लेवल हाई है, सही। आपको पता होना चाहिए कि 12 बजे पर नॉर्मल 5 होता है, और नहीं तो आप कहोगे कोई ऐसी बात नहीं यार, कल एक पेशेंट का 20 था, प्रोफेसर साहब ने कहा था नॉर्मल है, आज तो फिर 10 है, ठीक है जान दो। और भाई प्रोफेसर साहब ने 8 बजे 20 को नॉर्मल कहा था, रात के 12 बजे नहीं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कितने बजे कोर्टिसोल का कौन सा लेवल होना चाहिए, ताकि आप बता सके कि इस पेशेंट का कोर्टिसोल लेवल नॉर्मल है या इंक्रीज्ड है। डाउन की बात आगे आती है हमारे पास सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एसीटीएच, ठीक है, एड्रेनल कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में बन रहा था। इसकी सिंथेसिस बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, किस तरह से इंटरेस्टिंग है, देखो हमने अक्सर हार्मोन्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि वो एक जीन होती है, जीन से उसका एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से फिर एक प्रोटीन बनती है। वो प्रोटीन पहले बिल्कुल एक रॉ फॉर्म में होती है जिसको हम प्री प्रो हार्मोन कहते हैं, फिर वो ऐसे प्रोसेस होती है, प्रो हार्मोन बनता है, फिर वो गोल्गी एपिटस में जाता है, फिर जाके वो अल्टीमेटली पूरा एक्टिव हार्मोन बन जाता है। सीधी बात, यहाँ पे एसीटीएच के लिए जो प्री प्रो हार्मोन है ना, उसका नाम है प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन। सही बात, लेकिन अब टेंशन की बात ये है, प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन को तोड़ने से ना सिर्फ एसीटीएच बनता है, बल्कि प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन से ही आपके पास मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बन रहा है। आप देख सकते हैं अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बनता है, गामा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बनता है, बीटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बनता है। तो मुख्तलिफ चीज़ें आपके पास इसी प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन को तोड़ने से बन रही हैं। तो अब अगर एक बंदा है उसको ज़्यादा कॉर्टिसोल चाहिए, कोई स्ट्रेस हुआ है या किसी वजह से ज़्यादा कॉर्टिसोल चाहिए, तो वो इस हार्मोन को इस मॉलिक्यूल को तोड़ना शुरू कर देगा। जब मॉलिक्यूल को तोड़ना शुरू करेगा तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी ज़्यादा बन जाएंगे, मेलानिन ज़्यादा बन जाएगा, बंदा काला होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेलानिन तो बंदे को काला कर देता है। ये तो टेंशन की बात है, एक बंदे को स्ट्रेस ले रहा है बंदा, स्ट्रेस की वजह से बंदा काला भी हो जा रहा है, अजीब बात होगी ना। तो बेसिकली बात ये है, हमारी बॉडी के पास मुख्तलिफ तरह के एंजाइम होते हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे होते हैं। एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 1। ये प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 1 जो है ना, ये प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन को तोड़ के सिर्फ एसीटीएच बनाता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं बनाता। क्योंकि जिस तरह का आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड वाले जो एरोज है ना, ये आपके पास प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 1 को शो कर रहे हैं। तो जब रेड वाले एरोज तोड़ते हैं तो वो प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन से क्या क्या बना रहे हैं, एन टर्मिनल प्रोटीन, जॉइनिंग प्रोटीन, एसीटीएच और बीटा लिपोट्रोपिन। तो ऑल्दो और प्रोडक्ट्स भी बन रही है, लेकिन ये बीटा लिपोट्रोपिन, एन टर्मिनल प्रोटीन, इनके भी हम यहाँ पे रोल नहीं पड़ रहे। सिर्फ हमें ये पता चल गया कि एसीटीएच जो था वो हमारी काम की चीज़ थी, तो वो बन गई। तो इसका मतलब है जहाँ पे एसीटीएच की फॉर्मेशन करनी होती है, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स, उन एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स में प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 1 होगा। गुड हो गई बात, हो गई बात। और जिन जगहों पे हमने मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाना है, एपिडर्मिस ऑफ द स्किन हो गई, या जिन जगहों पे भी बनाना है हमने, उन जगहों पे एक और हार्मोन होगा जिसका नाम है प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 2, PC2। ये प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 2 जो है वो तोड़ के गामा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना रहा है, अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना रहा है, बीटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना रहा है। यानी कि जब प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 2 होगा तो MSH ज़्यादा बनेगा, और जब प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 1 होगा तो ACTH ज़्यादा बनेगा। ये दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। ठीक है बात। अलबत्ता वो किसी, अच्छा एक और बड़ी मजे की बात, इंटरेस्टिंग बात, ये देखना, ACTH को भी तोड़ के मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है, ये देख रहे हो। तो इसलिए अगर किसी इंसान के अंदर एसीटीएच का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज, थोड़े बहुत इंक्रीज से ऐसी स्किन काली नहीं होती, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए एसीटीएच का लेवल, तो हम कहते हैं कि जब ये एसीटीएच स्किन में जाएगी तो स्किन में प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 2 इसको तोड़ के ये भी बनाएगा ना, तो इसका मतलब है इसके अंदर ब्लैकनिंग ऑफ स्किन होना शुरू हो जाएगी, डार्कनिंग ऑफ स्किन होना शुरू हो जाएगी। वो आगे हम डिसऑर्डर्स में चीज़ को खास तौर पर डिटेल से देख रहे होंगे। सही की बात। तो ये वाली बात थी जो यहाँ पर उन्होंने डिस्कस की हुई थी कि किस तरह से ये चीज़ें एक दूसरे को रेगुलेट करती हैं। और चूंकि एसीटीएच का भी ऐसा इफेक्ट है, तो हम कहते हैं एसीटीएच भी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन वाला इफेक्ट रखती है, ऑल्दो बहुत थोड़ा रखती है, लेकिन रखती जरूर है, क्योंकि ये भी कुछ कुछ जगहों पर टूट के ये वाला काम करती है। तो ये बात कर रहे हैं एसीटीएच बिकॉज इट कंटेन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्वेंस हैज अबाउट 1/30th एज मच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग इफेक्ट एज MSH। डायरेक्ट MSH हुई तो वो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट रखती है, लेकिन ACTH भी 1/30th ऑफ इफेक्ट रखती है इसका। सही होगी बात। तो ये हमारे पास बेसिक सी चीज़ें थी। अच्छा अब एक और बात, ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, ये बन रहा होता है ख़ास तौर पे पास इंटरमीडिएट्स में। ठीक है, ये पास इंटरमीडिएट क्या होता है, जिस तरह एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये मिसाल के तौर पे पिट्यूटरी ग्लैंड बन गया हमारे पास इस तरह से। एक हमने कहा था एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, इनके दरमियान में एरिया होता है इंटरमीडिएट एरिया, जो कि थोड़ा सा एवास्कुलर होता है, जिसको हम कहते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट पार्ट्स इंटरमीडिएट्स, इस पार्ट्स इंटरमीडिएट के अंदर बेसिकली MSH बनता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है कि बात। ह्यूमंस के अंदर तो बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें मिसाल के तौर पर यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो कि जब सर्दियाँ होती है ना, धूप कम होती है, तो ज़ाहिर बात है लाइट कम पड़ती है,
ये हार्मोन कम बनता है, उनकी स्किन वाइट कलर की हो जाती है। और जब गर्मियाँ आती हैं, धूप पड़ती है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा बनता है, मेलानिन ज़्यादा बनता है, उनकी स्किन ब्लैक हो जाती है। ठीक है, बात तो ह्यूमन के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम नहीं चल रहा होता मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, लेकिन कुछ एनिमल्स के अंदर इसका बहुत सिग्निफिकेंट किस्म का रोल है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड का एक लोब होता है पार्स इंटरमीडिया, जो कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉर्म कर रहा होता है। और ज़ाहिर बात है इस लोब में कौन से वाला एंजाइम होगा? प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 2, क्योंकि इस लोब में मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने बनना होता है। सही के बाद तो आई होप सो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आते हैं जी डिसऑर्डर्स की तरफ। हमने सिंथेसिस और सिक्रीशन वगैरह को इसी तरीके डिस्कस कर लिया। अब आते हैं डिसऑर्डर्स की तरफ। सबसे पहले जिक्र किया है उन्होंने एड्रिनल एंड्रोजेंस का। ये डिसऑर्डर तो नहीं है, तो उन्होंने बेसिक बातें बताई हुई हैं। एड्रिनल एंड्रोजेंस क्या होते हैं? एक हल्की सी फॉर्म ऑफ मेल सेक्स हार्मोन होते हैं। वैसे तो एंड्रोजेंस में कुछ और हार्मोन्स फीमेल जैसे कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन वगैरह भी बन जाते हैं, लेकिन वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज में होते हैं। मेनली हमारे पास जो होते हैं वो मेल इफेक्ट्स वाले हार्मोन्स ही बन रहे होते हैं, टेस्टोस्टेरोन की तरह के हार्मोन्स बन रहे होते हैं। इनका रोल क्या होता है? शायद अर्ली डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स में हम कहते हैं कि सॉरी सेक्स ऑर्गन्स, शायद ये जो मसलन मदर की प्रेगनेंसी के दौरान जो सेक्सुअल मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स बन रहे होते हैं उसमें हम कहते हैं कि इन्हीं एंड्रोजन्स का रोल होगा। उसके अलावा जारी बात है एड्रेनल ग्लैंड तो फीमेल में भी होता है ना, तो उसका मतलब है एंड्रोजन्स के फीमेल में भी कुछ इफेक्ट होंगे। तो बिल्कुल ये जो एक्सिलरी हेयर होते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं फीमेल में, ये भी शायद ये इन्हीं एंड्रोजन्स के करतूत हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ इनके मेल इफेक्ट्स होंगे। तो अगर ये फीमेल्स के अंदर भी एड्रेनल ग्लैंड है, इसका मतलब फीमेल्स के अंदर भी एंड्रोजन्स होंगे। तो ये जो फीमेल के प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर होते हैं, इसकी वजह एड्रेनल एंड्रोजन्स ही होते हैं। ऑलराइट, आते हैं हम एब्नॉर्मैलिटीज की तरफ। इसमें सबसे पहले आती है हमारे पास हाइपोएड्रेनलिज्म, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रीशंस कम हो गई हैं, एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो गई है। ठीक है, अच्छा इसमें ना दो तरह की गड़बड़े हो सकती हैं। या तो ये हो गया है कि ACTH ही कम बन रहा है। जब ACTH कम बनेगा तो जाहिर सी बात है एड्रिनल ग्लैंड थोड़ी फॉर्मेशन कर सकेगा, तो इसको तो हम कहते हैं सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। ठीक है बात कि भाई एड्रिनल ग्लैंड बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ACTH ही कम बन रहा है। इसी वजह से कॉर्टिसोल और इसी वजह से मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सारा कुछ कम बन रहे हैं। ठीक, और दूसरा मसला ये होता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड बजाते खुद खराब हुआ है। एड्रिनल ग्लैंड का ही कोई ना कोई मसला बना हुआ है। क्या क्या मसले हो सकते हैं? कोई होता है प्राइमरी एट्रोफी हुई हुई हो, यानी कि ये खराब कोई इंजरी हुई हुई हो एड्रिनल कॉर्टेक्स की, या 80% ऑफ द केस में ऑटो इम्यूनिटी जिम्मेदार होती है, यानी कि बॉडी का अपना ही इम्यून सिस्टम एड्रिनल कॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय या एड्रिनल ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो ऐसे केस में एड्रिनल ग्लैंड बेचारा खराब हो जाएगा और एड्रिनल ग्लैंड थोड़ी सिक्रीशन कर सकेगा। इसको हम कहते हैं प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी और इसका नाम है एडिसन्स डिजीज। सही के बाद, तो एडिसन्स डिजीज का मतलब है सिक्रीशन की कमी एड्रिनल ग्लैंड के कसूर की वजह से। सही के बाद, वैसे आपको पता चल गया कि सिक्रीशन की कमी दो वजूहत होती है, या एड्रिनल ग्लैंड के कसूर की वजह से या फिर ACTH कम बन रहा है। तो ये बात हमने डिस्कस कर ली। अच्छा जी, जब एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स कम बनेंगे तो उससे जाहिर सी बात है बहुत सारे बुरे इफेक्ट्स आ रहे होंगे बॉडी के ऊपर। क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे होंगे? देखो, एड्रिनल ग्लैंड बहुत सारी तरह के हैं। एक हमने कहा एल्डोस्टेरोन भी है, इसकी कमी की वजह से कोई और मसला बनेगा। एक हमने कहा कॉर्टिसोल भी है, इसकी कमी की वजह से कोई और मसला बनेगा। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी से क्या होगा, यानी कि एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी से क्या होगा। तो एल्डोस्टेरोन का काम था सोडियम को बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्ब करवाना, पोटेशियम को बॉडी से निकालना, हाइड्रोजन को बॉडी से निकालना। सही होगी बात। तो जब आपका एल्डोस्टेरोन नहीं होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी होगी, सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकेगा। ठीक है, बेचारा नहीं हो सकेगा। इसका मतलब सोडियम बॉडी से ज़ाया हो जाएगा। जब सोडियम निकलेगा तो वाटर भी ज़ाया हो जाएगा। बॉडी के अंदर हाइपोनेट मतलब बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। सही हो गई बात। तो ये तो बात समझ में आ गई। उसके अलावा पोटेशियम बाहर नहीं निकल सकेगा, क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम था पोटेशियम को बाहर निकालना। अब पोटेशियम बाहर नहीं निकल सकेगा, पोटेशियम बॉडी के अंदर ही होना शुरू हो जाएगा, टॉक्सिसिटी वगैरह होना शुरू हो जाएगी, बस मसले मसाले होना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा हाइड्रोजन आयन भी बाहर नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम था हाइड्रोजन को बाहर निकालना। जब ये हाइड्रोजन बाहर नहीं निकल सकेंगे तो बॉडी के अंदर बढ़ जाएंगे, बॉडी के अंदर एसिडोसिस होना शुरू हो जाएगा। सही होगी बात। तो ये जो काफ़ी सारे मसले हैं ना, ये बहुत मतलब डेथ भी कॉज कर सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर सोडियम कम है तो यानी कि वाटर भी कम आ रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कम हो जाता है, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से देखो ना प्लाज्मा कम हो जाए और आरबीसी उतनी की उतनी रहे, तो फिर ब्लड के अंदर आरबीसी की कंसंट्रेशन बहुत इंक्रीज कर जाती है, कार्डिक आउटपुट कम हो सकती है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, अल्टीमेटली पेशेंट शॉक में जा सकता है और शॉक की वजह से आपको पता है डेथ भी हो सकती है। सही होगी बात। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी की वजह से तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, यानी कि कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा। अब कॉर्टिसोल के काम क्या थे? ब्लड में ग्लूकोज को इंक्रीज करना, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करवा के प्रोटीन को ब्रेक करना, यही काम थे ना। तो अब अगर कॉर्टिसोल नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगी। ठीक है, इसी वजह से। और उसके अलावा
प्रोटीन्स की मोबिलाइजेशन, फैट्स की मोबिलाइजेशन, यानी कि प्रोटीन्स को तोड़कर जो हम अमीनो एसिड को मोबिलाइज करवाते थे वो नहीं होगी, ये जो फैट्स को मोबिलाइज करवाते थे वो नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह हम ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते थे ताकि बॉडी का एनर्जी लेवल इंक्रीज कर जाए। अब बॉडी का एनर्जी लेवल इंक्रीज नहीं करेगा, इंसान सुस्ती का शिकार रहेगा, ऐसी मारा मारा फिरेगा, मतलब इस तरह के इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। और कॉर्टिसोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ये था कि वो स्ट्रेस में बॉडी को बचा लेता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर कॉर्टिसोल की कमी हुई तो बॉडी स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। कोई भी अगर इस तरह की स्ट्रेसफुल कंडीशन आई, कोई भी छोटी मोटी इन्फेक्शन हो गई, बंदा बेचारा अल्लाह को प्यारा हो सकता है। सही के बाद तो यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी की वजह से ये सारे मसले आ सकते हैं। उसके अलावा मेलानिन पिगमेंटेशन भी ज़्यादा हो सकती है, मेलानिन की फॉर्मेशन भी ज़्यादा हो सकती है। आप पूछेंगे वो क्यों? मेलानिन की फॉर्मेशन तो ज़्यादा तब होती थी जब ACTH ज़्यादा बनता था। तो भाई सीधी सी बात है, जब आपके पास एडिसन्स डिजीज़ होगी तो एडिसन्स डिजीज़ का मतलब है एड्रिनल ग्लैंड को हो गई है खराबी। अब एड्रिनल ग्लैंड थोड़ा कॉर्टिसोल बना रहा है, जब एड्रिनल ग्लैंड थोड़ा कॉर्टिसोल बनाएगा तो ब्लड में कॉर्टिसोल लेवल कम हो गया। जब ब्लड में कॉर्टिसोल लेवल कम होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड को फिक्र होगी कि यार पता नहीं क्या हुआ, कॉर्टिसोल बन ही नहीं रहा। पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH बनाई जाएगा। वो कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाए, लेकिन कॉर्टिसोल लेवल फिर नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड ही खराब हुआ है। ऑटो इम्यूनिटी की वजह से इम्यून सिस्टम ने इसको फारिग किया है एड्रिनल ग्लैंड बेचारे को। तो एज अ रिजल्ट ब्लड के अंदर ACTH का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ACTH ज़्यादा होगा तो हमने कहा था ACTH भी 1/30 ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ मेलानिन सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वाला इफेक्ट रखता है। तो यानी कि मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा और ये बॉडी में इवनली नहीं बल्कि कुछ कुछ जगहों पे मसले मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। खासतौर पर जो थिन स्किन वाले एरिया होते हैं, जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लिप्स हो गई या निपल्स की थिन स्किन हो गई, इन जगहों पर खासतौर पर डार्कनिंग ऑफ द स्किन शुरू हो जाएगी, मेलानिन पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी। सही की बात। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया एडिसन्स डिजीज़ को। एडिसन्स डिजीज़ में बॉडी के अंदर सोडियम की कमी हो जाएगी, हाइपरकेलेमिया हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा, शॉक भी हो सकता है, ब्लड ग्लूकोज बहुत कम हो जाएगी और प्रोटीन और फैट्स की मोबिलाइजेशन नहीं हो सकेगी, एनर्जी कम आ रही होगी, स्ट्रेस को बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और ACTH ज़्यादा बनने की वजह से मेलानिन पिगमेंटेशन इन द थिन स्किन एरियाज होना शुरू हो जाएगी। ट्रीटमेंट क्या है? सीधी सी बात है, हार्मोन की कमी है, हार्मोन इंजेक्ट कर दो, मिनरल इंजेक्ट कर दो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंजेक्ट कर दो, इंशाल्लाह बंदा सही रहेगा। एड्रिनल क्राइसिस को क्या बात डिस्कस कर रहे हैं? देखो सीधी सी बात है, अगर कोई मसला वगैरह बना हुआ है तो हम क्या करते हैं ऐसे पेशेंट को, उसको हम इंजेक्ट कर रहे हैं, वो हमारी दी हुई डोजेस पे बंदा चल रहा है, ठीक है बात। लेकिन ऐसे पेशेंट को अगर कोई स्ट्रेस का सामना करना पड़ गया, ठीक है, तो नॉर्मल बंदे में क्या होता है, स्ट्रेस कंडीशन में कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इस पेशेंट में चूंकि एड्रिनल ग्लैंड खराब है तो स्ट्रेस कंडीशन में कॉर्टिसोल ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो ये वाला पेशेंट स्ट्रेस कंडीशन में बेचारा कहेगा यार मैं क्या करूं, तो इसको हम कहते हैं एड्रिनल क्राइसिस है कि स्ट्रेस कंडीशन आ गई है इसकी वजह से और एड्रिनल ग्लैंड खराब है तो आपके पास इंक्रीज इन द कॉर्टिसोल लेवल नहीं हो पा रहा। सही है कि बात। अब हल यही है कि यार अब आप चेक करते हो, जब बंदे को टेंशन हो कॉर्टिसोल ज़्यादा लगा दो कॉर्टिसोल, जब सर्जरी करनी है ज़्यादा लगा कॉर्टिसोल, आसान हाल तो ऐसे किया तो नहीं जा सकता ना। तो बार ये मैंने हाल बताया ना, ये मैंने अपनी पाकिस्तानी जुगाड़ बताई है, बुक में नहीं लिखी हुई वैसे। अच्छा जी, फिर आते हैं हमारे पास हाइपर एड्रिनलिज्म। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया हाइपो एड्रिनलिज्म, जिसकी एक फॉर्म आपके पास एडिसन्स डिजीज है अगर एड्रिनल ग्लैंड का मसला हो। अब आते हैं हम हाइपर एड्रिनलिज्म को, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कुशिंग सिंड्रोम को, यानी कि कुशिंग सिंड्रोम है बेसिकली ये हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स ज्यादा हार्मोन्स बना रहा है, क्या वजह हो सकती है? या तो ACTH बहुत ज्यादा बन रहा है, एड्रिनल ग्लैंड नॉर्मल है, ACTH ज्यादा बन रहा है और वो आके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता जा रहा है कि भाई बनाई जाओ, तो इस वजह से हाइपर सिक्रीशन हो सकती है। नंबर 1 कॉज। नंबर 2 कॉज, ACTH तो ओवर नहीं हुआ, एड्रिनल ग्लैंड में कोई मसला बन गया और एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीशन को बढ़ाई जा रहे हैं। सही के बाद जब एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो जाहिर सी बात है कॉर्टिसोल ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कॉर्टिसोल ACTH तक कहेगा, तुम ACTH कहेगा यार ओहो कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा हो गया, ACTH का लेवल ब्लड में बहुत कम हो जाएगा। सही की बात। तो ये जो है ना वो इस तरह से रिवर्स में चलते रहते हैं। एक दफ़ा मैं इन बातों को हल्का सा रिवाइज करने लगा ताकि आपके जहन में बातें रहें। प्राइमरी हाइपो एड्रिनलिज्म ये खराब हो गया था, एड्रिनल ग्लैंड की सिक्रीशन कम हो गई थी, ACTH की फॉर्मेशन बढ़ गई थी ताकि शायद इसका कुछ गुजारा किया जा सके। यहाँ पे ये नॉर्मल था, ठीक है, तो ACTH की फॉर्मेशन बढ़ गई थी। नंबर 2 सेकेंडरी हाइपो एड्रिनलिज्म, ACTH के कम होने की वजह से एड्रिनल सिक्रीशन कम हो गई थी। इसमें एड्रिनल ग्लैंड नॉर्मल था, गड़बड़ यहाँ पे थी। ऑलरेडी अब यहाँ पे आते हैं हाइपर एड्रिनलिज्म में। एक मसला तो ये हो सकता है ACTH की फॉर्मेशन बढ़ गई है, एड्रिनल ग्लैंड नॉर्मल है, इसकी ताबेदारी करते हुए कॉर्टिसोल लेवल वगैरह भी बढ़ गया। और नंबर 2 खराबी क्या हो सकती है, ACTH भाईजान बिल्कुल नॉर्मल थे, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड भाईजान नॉर्मल है, इधर कोई गड़बड़ हुई है,
एड्रिनल ग्लैंड ने फॉर्मेशन ज़्यादा कर दी है तो इसलिए बेचारा घबरा के एसीटीएच की फॉर्मेशन कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर कॉर्टिसोल बढ़ता है तो एसीटीएच कम हो जाता है, जबकि अगर कॉर्टिसोल कम होता है तो एसीटीएच बढ़ जाता है। क्लियर हो गई बात? ऑलराइट जी, कुछ अगर अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो थोड़ा सा पीछे करके दोबारा ये 3-4 स्टेटमेंट्स दोबारा सुन लीजिए। ऑलराइट, हाइपरएंडोनिज्म में हमने देख लिया क्वेश्चन सिंड्रोम। अच्छा, एसीटीएच हाइपरएंडोनिज्म में हमने कहा है ना कि ये भी हो जाता है कि एसीटीएच ज्यादा होने की वजह से ये बेचारे खराब हो गए। एसीटीएच ज्यादा क्यों होता है? हो सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर वगैरह होगा जिसकी वजह से एसीटीएच बहुत बन रहा है, नंबर 1 कॉज। नंबर 2 कॉज हो सकता है हाइपोथैलेमस सीआरएफ बहुत ज्यादा बना रहा है, इसी वजह से एसीटीएच ज्यादा बन रहा है, 2 कॉज हो गए। नंबर 3 कॉज ये भी हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड भी ठीक है, हाइपोथैलेमस भी ठीक है, बॉडी की किसी अब जगह ने एसीटीएच बनाना शुरू कर दिया है। जैसा कि वो बता रहे हैं कि कई दफा एक्टोपिक सिक्रीशन एसीटीएच हो जाती है, बॉडी की किसी और जगह में एडेनोमा होता है, कोई लंग्स का मसला होता है, लंग्स एसीटीएच बनाना शुरू कर देती हैं। तो यार ये आपके पास 3 मसले हो गए। और चौथा मसला ये हो सकता है कि एसीटीएच तो बिल्कुल नॉर्मल था, एसीटीएच को कोई मसला था ही नहीं, आपके एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ही एडेनोमा हो गया था, यहीं पे आपके पास ट्यूमर हो गया था, जिसकी वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा हाइपर एड्रिनलिज्म हो गया। गड़बड़ हमारे पास 2 तरह की हो सकती है। नंबर 1, एड्रिनल ग्लैंड नॉर्मल है, एसीटीएच ज़्यादा होने की वजह से ये बेचारा सिक्रीशन ज़्यादा कर रहा है, तो हम कहेंगे एसीटीएच डिपेंडेंट प्रॉब्लम है। और नंबर 2, एड्रिनल ग्लैंड सारी गड़बड़ कर रहा है, एसीटीएच तो कहता है यार अच्छा भाई कॉर्टिसोल ज़्यादा बनना, मैंने सिक्रीट होता, एसीटीएच की सिक्रीशन बिल्कुल कम हो जाएगी, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड सारी गड़बड़ करता रहेगा, तो इसको कहेंगे एसीटीएच इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम है। ठीक है बात। इस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन बेसिकली एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। हम कहते हैं यार अगर तो एसीटीएच बनता जा रहा है और कॉर्टिसोल है, तो हम इस बंदे को इंजेक्ट करते हैं डेक्सामेथासोन। ये डेक्सामेथासोन शुरू में तो जाएगा, एसीटीएच पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन जब हम ज्यादा डेक्सामेथासोन इंजेक्ट करेंगे तो नेगेटिव फीडबैक की वजह से एसीटीएच का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा और कॉर्टिसोल की फॉर्मेशन कम होगी। हमें समझ में आ जाएगी कि इसका मतलब है सारा कसूरवार एसीटीएच ही था। सही बात। और अगर एसीटीएच इंडिपेंडेंट हुआ तो फिर तो डेक्सामेथासोन डालने से पहले ही एसीटीएच ब्लड में बहुत थोड़ा होगा, या डेक्सामेथासोन डालने का कॉर्टिसोल के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि सारी बात है मसला तो एड्रिनल ग्लैंड कर रहा है। ठीक है, आप डेक्सामेथासोन डालते चले जा रहे हैं, वो एसीटीएच पे असर करे ना करे, एड्रिनल ग्लैंड तो कॉर्टिसोल को बनाई जाएगा। तो डेक्सामेथासोन का कॉर्टिसोल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर एसीटीएच इंडिपेंडेंट हुआ, और डेक्सामेथासोन का इफेक्ट होगा, कॉर्टिसोल को कम कर देगा अगर एसीटीएच इंडिपेंडेंट हुआ। वैसे कि जो डेक्सामेथासोन वाला टेस्ट है ना, ये इतना कोई कमाल टेस्ट भी नहीं है, ये अक्सर इस टेस्ट में गड़बड़ भी हो जाती है। गड़बड़ कैसे होती है? मिसाल के तौर पे जो आपके पास एक्टोपिक प्रॉब्लम होते हैं ना, मतलब मैंने आपको बताया था कि एसीटीएच की फॉर्मेशन कई दफा किसी लंग्स की ट्यूमर से होना शुरू हो जाती है, वो लंग्स का ट्यूमर डेक्सामेथासोन को लिफ्ट नहीं कराता। आप डेक्सामेथासोन डालते रहते हो, लेकिन लंग्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से एसीटीएच को कम करते ही नहीं है। तो आप कहते हो यार डेक्सामेथासोन से कॉर्टिसोल लेवल को कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब है मसला यहाँ पे है, हालांकि मसला यही था। होगी ना गलती? ठीक है। इसी तरह कई दफा ये होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ही मसला बना होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ही ट्यूमर होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ही एसीटीएच को ज्यादा बना रहा है, लेकिन डेक्सामेथासोन डालने पे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसको लिफ्ट नहीं कराता। अगेन आप यही कहेंगे कि यार डेक्सामेथासोन डाला है फिर भी एसीटीएच कम नहीं हुआ, इसका मतलब है मसला यहीं पे है, हालांकि मसला यहीं था। तो यानी कि डेक्सामेथासोन मतलब अक्सर खराबी होती है, इसलिए हम इसको सिर्फ एक प्राइमरी टेस्ट के तौर पर यूज करते हैं, फिर आगे फर्दर डायग्नोसिस को लेकर चलते हैं। इसको हम सिर्फ इनिशियली यूज करते हैं। डन के बाद फिर आगे हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि कुशन सिंड्रोम कैन आल्सो अकर व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर एडमिनिस्ट्रेड। यानी कि कई दफा ये भी होता है कि आप कोई और दवाई दे रहे थे पेशेंट को, ठीक है, कोई डिजीज इस तरह की हुई थी, इस तरह के रूमेटॉइड आर्थराइटिस थी, तो अब आर्थराइटिस में आपने स्वेलिंग को अवॉइड करने के लिए कॉर्टिसोल दिए जा रहे हैं। कॉर्टिसोल ज़्यादा देने की वजह से पेशेंट को कुशन सिंड्रोम हो गया। यही वजह जब कॉर्टिसोल ज़्यादा देंगे तो कुशन सिंड्रोम के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे ना, उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल बढ़ जाएगा। के बाद तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बढ़ने से होता क्या है, सिम्टम्स किस तरह के होते हैं आपको पता है। बॉडी की लोअर रीजन में फैट कम हो जाता है, ऊपर रीजन में फैट बढ़ जाता है, यानी कि ये तोंद बड़ी होना, पेट बड़ा होना, ये चीजें खत्म हो जाती हैं। बफलो लाइक टॉर्सो होना शुरू हो जाता है, मून फेस, मुंह जो है वो बिल्कुल पफी सा फेस हो जाता है। और उसके अलावा क्या क्या चीजें आ जाती हैं इसमें, एक्नी, ये तो यंग एज में बहुत ज़्यादा पता होता है, और हिर्सुटिज्म, यहाँ पे यानी कि फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके पास सिम्टम्स हैं कुशन सिंड्रोम के। इफेक्ट ऑफ कुशन सिंड्रोम ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। कुशन सिंड्रोम आपको ऐसी बात है, वो अगर आपको पता है ना कॉर्टिसोल का काम क्या क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। कॉर्टिसोल प्रोटीन को तोड़ता है, इसका मतलब है कुशन सिंड्रोम में प्रोटीन्स कम हो जाएंगे, मसल्स वेस्ट होना शुरू हो जाएंगे, बंदा मसल जो पतले रहना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। कुशन सिंड्रोम कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज को बनाता है, तो आपको पता चलेगा ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा कुशन सिंड्रोम में। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन के टूटने से ना बड़े मसले बनते हैं। एक तो देखो मसल कम हो जाएंगे, दूसरा बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, सही की बात। तीसरा स्किन के अंदर कुछ इस तरह के कोलेजन फाइबर्स टूटना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से स्किन में पर्पलिश एजेस बन जाते हैं, तो पर्पलिश ट्राई आना शुरू हो जाएंगे, बोन्स की प्रोटीन खराब होंगी, ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारे मसले मसल बनना शुरू होते हैं आपके पास कुशिंग सिंड्रोम की वजह से। ट्रीटमेंट क्या है? ये सी बात है, आसान सा ट्रीटमेंट है। एड्रिनल ग्लैंड बहुत ज्यादा फॉर्मेशन कर रहा है, तो सर्जरी करके एड्रिनल ग्लैंड को काट दो ना, थोड़ा कर दो। अच्छा, तो अगर तो एड्रिनल ग्लैंड कसूरवार है, हम एड्रिनल ग्लैंड की सर्जरी कर देते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को कम कर देते हैं।
लेकिन अगर कसूरवार ये नहीं है, एसीटीएच कसूरवार है, एसीटीएच बहुत ज़्यादा सिक्रीशन करे जिसकी वजह से एड्रेनल ग्लैंड को ज़्यादा बनाना पड़ रहा है, तो भाई इसके इनहिबिटर्स डाल दो, कोई इस तरह के केमिकल्स दे दो जो कि एसीटीएच की फॉर्मेशन को कम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ केमिकल्स का नाम दिया हुआ है, सारे केमिकल्स एसीटीएच की फॉर्मेशन को कम कर देते हैं, कोई उसके इनहिबिटर है, कोई किसी तरह से, तो एसीटीएच की फॉर्मेशन कम करने वाले ड्रग से भी हम कुछ सिंड्रोम को ट्रीट कर सकते हैं। हमारे पास प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, जिसको हम कॉन्स सिंड्रोम भी कहते हैं, इसमें सिर्फ एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन इंक्रीज कर देती है। ठीक है, पहले तो हमने पढ़ा था ना कुशिंग सिंड्रोम, जिसको हाइपर एड्रेनलिज्म भी कहते थे, इसमें तो ओवरऑल एड्रेनल कॉर्टेक्स की सिक्रीशन बढ़ गई थी, कॉर्टिसोल पे ज्यादा हो गया था, एल्डोस्टेरोन पे ज्यादा हो गया था, सारा कुछ ज्यादा हो गया था। यहाँ पे सिर्फ एल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा। होता बेसिकली क्या है, कभी कभी हमारे पास कॉर्टेक्स का जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है ना, सिर्फ इसके अंदर ट्यूमर हो जाता है, तो जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर तो मेनली एल्डोस्टेरोन बन रहा है, तो अगर सिर्फ जोना ग्लोमेरुलोसा का ट्यूमर हुआ तो एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और उसको कहेंगे प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, जब एल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा तो इफेक्ट्स क्या होंगे, जो भी एल्डोस्टेरोन के फंक्शन है वो इंक्रीज कर जाएंगे। आपको पता है एल्डोस्टेरोन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, पोटेशियम को बॉडी से निकालता है, हाइड्रोजन को बॉडी से निकालता है, तो जब आपके पास एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी इसका मतलब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाएगी, तो बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज कर जाएगा। सही होगी बात। उसके अलावा पोटेशियम बॉडी से कम हो जाएगा, आप कह देते हैं कि हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, और हाइड्रोजन आयंस को जब बहुत ज़्यादा बॉडी से निकालेंगे तो जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर एल्कलोसिस टाइप कंडीशन आ जाएगी, एल्कलोसिस। सही होगी बात। तो ये सारा कुछ हो रहा है प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म में। अच्छा, इसका इफेक्ट रेनिन के ऊपर भी उन्होंने बताया हुआ। देखो सीधी सी बात है, हमें फीडबैक सिस्टम का पता है, रेनिन रिलीज होता है तो रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन को रिलीज करवाता है। जब एंजियोटेंसिन रिलीज होता है तो वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है। सही होगी बात। अब एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हो गया है तो जाहिर बात है ये रेनिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा ताकि कम रेनिन बने, तो यहाँ पे आपके पास रेनिन की सिक्रीशन बहुत थोड़ी हो जाती है, कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी हो जाती है। ठीक होगी बात। ट्रीटमेंट का कोई आपसे पूछे तो सीधी सी बात है, एड्रेनल ग्लैंड के जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर ट्यूमर हुआ है तो आप सर्जिकली उसको रिमूव कर देंगे। अगर एड्रेनल ग्लैंड की जो लेयर बहुत बड़ी हुई है उसको हम सर्जिकली रिमूव कर देंगे ताकि बेतहाशा फॉर्मेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन ना हो। डन। आखिर में आता है हमारे पास एड्रेनोजेनिटल सिंड्रोम। इसमें हमारे पास एंड्रोजेंस की फॉर्मेशन इंक्रीज कर देती है। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा था ना कुशिंग सिंड्रोम, उसमें हमने जनरली डिस्कस किया कि एड्रेनल ग्लैंड की सिक्रीशन बढ़ गई। फिर हमने देखा कौन सिंड्रोम में पर्टिकुलरली सिर्फ एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन बढ़ती है। अब हम देखते हैं एड्रेनोजेनिटल सिंड्रोम में एंड्रोजेंस की फॉर्मेशन बढ़ रही है। अब एंड्रोजेंस आपको पता है मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसकी वजह से मेल लाइक फीचर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर फीमेल्स में ये वाला सिंड्रोम हो गया, एंड्रोजन ज़्यादा बनना शुरू होगा तो उससे मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाएंगे, आवाज़ भारी हो जाएगी, फेशियल हेयर की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, दाढ़ी आ जाएगी उनकी। उसके अलावा आपको पता है कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये बैल्डनेस की तरफ भी लेके जाता है, सर का गंजापन, तो बैल्डनेस के चांसेस भी उन फीमेल्स में, अगर मसलन किसी फीमेल के जीन्स में है तो उसके अंदर इस हार्मोन की वजह से बैल्डनेस हो सकती है। जो बॉडी हेयर्स हैं वो भी मेल्स की तरह होना शुरू हो जाएंगे, मैस्कुलिन मतलब मस्कुलेचर जो है वो भी मेल्स की तरह का होना शुरू हो जाएगा, और खासतौर पे क्लिटोरिस जो है वो भी ग्रो करके पीनस की तरह लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसकी ग्रोथ भी इंक्रीज कर जाएगी इन हार्मोन्स की वजह से। तो ये तो हमने देख लिया फीमेल्स में। मेल्स में क्या होगा, अगर तो मेल्स प्यूबर्टी से पहले हैं, बच्चा है यानी कि, तो बच्चे के अंदर ये जो फीमेल में असर है ये सबके बच्चे में होना शुरू हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि यार असूली तौर पे तो ये बच्चा था, इतनी जल्दी कैसे होना शुरू हो गया। यानी कि 4-5 साल का बच्चा होगा, उसकी बॉडी जो है वो, उसकी आवाज़ डीप होना शुरू हो जाएगी, उसके बॉडी हेयर्स आना शुरू हो जाएंगे, उसकी पीनस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जिस तरह यहाँ उन्होंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, एक 4 ईयर ओल्ड बॉय है लेकिन उसकी एज कहीं ज़्यादा लग रही है, उसकी पीनस की ओवर ग्रोथ हुई है, तो ये सारा कुछ होना शुरू हो जाएगा प्यूबर्टी से पहले वाले बच्चे में। तो हमें आइडिया हो जाएगा कि यार यहाँ पे भी आपके पास एड्रेनोजेनिटल सिंड्रोम हुआ है। अच्छा, और अगर कोई एडल्ट मेल हो यानी कि उसके अंदर मतलब प्यूबर्टी के बाद हो तो उसके अंदर ये ज़रा पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि उसकी तो वैसे भी दाढ़ी होगी, बड़ी अधिक हो जाएगी ना, दाढ़ी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हम कहेंगे भाई टेस्टोस्टेरोन होगा, ऐसी कौन सी बात है, बड़ी दाढ़ी है तो क्या हुआ। ठीक है, तो इसमें पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, फिर हम टेस्ट करते हैं, हम देखते हैं उसके यूरिन के अंदर अगर तो 17 कीटोस्टेरॉइड्स इंक्रीज कर गए हैं ना, तो हम कहते हैं कि यार असल में जो 17 कीटोस्टेरॉइड्स है ना ये एंड्रोजेंस के टूटने से बनते हैं। ठीक है, तो अगर उसके यूरिन में ये बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गए तो हम कहेंगे इसका मतलब है इसकी बॉडी के अंदर एंड्रोजेंस बहुत ज़्यादा हुए हैं, ये इसके कोई टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज नहीं किया हुआ, ये एंड्रोजेंस का गड़बड़ हुई पड़ी है। ठीक है बात। तो ये था हमारे पास एड्रेनोजेनिटल सिंड्रोम। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।